नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में, जो कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। LIC हाउसिंग फाइनेंस आप देख सकते हैं कि 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली इसकी पेरेंट कंपनी LIC है और LIC के पास इसके मोर देन 40% स्टेक है। 1989 के बाद इनका 1994 में IPO आया। उसके बाद इन्होंने देख सकते हैं रेटिंग्स अप्रूव कराई, GDR इशू लाए, 500 करोड़ प्रॉफिट किया। 2011 वो साल है जब इनका जो होम लोन का पोर्टफोलियो था वो 50,000 करोड़ का हो गया था। आप देख सकते हैं 2011 से इनको होम लोन का पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ था और 2019 में इन्होंने 2 लाख करोड़ किया, यानी कि 8 साल में अपना पोर्टफोलियो 4 गुना कर लिया। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ बेहतरीन रही है। कंपनी ने 1 लाख करोड़ कर लिया था 2015 में। आप देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले इन्हें, बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बाय डिफरेंट एजेंसीज, एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, फ्रेंचाइजी अवार्ड। 2017 में 1.5 लाख करोड़ कर लिया था, उस समय भी इनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं बेस्ट HFC के। तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और रिसेंट हमने देखा है कि कंपनी के शेयर में काफ़ी तगड़ा हिट लगा है। आप देख सकते हैं इसका जो शेयर प्राइस था वो करीब 750 से 250 के अराउंड अब चल रहा है। तो शेयर प्राइस 1/3 हो गया है। हालांकि कंपनी की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इशू नहीं आया है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है आगे। तो आप कंपनी की हिस्ट्री देख सकते हैं, कंपनी ने किस तरह परफॉर्म करा है अपने इनकॉर्पोरेशन से आज तक। अगर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हैं तो बहुत ही तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनको अपनी पेरेंट कंपनी से मिल जाता है। इनके 282 मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, इनके होम लोन एजेंट्स हैं, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं LIC के वही इनका होम लोन करा देते हैं। आप जानते हैं कि LIC के एजेंट्स की रीच कितनी तगड़ी है इंडिया में। डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स होते हैं, इनकी स्मॉल फर्म्स होती है, कंपनीज होती है जो इनके सेल्स एजेंट्स होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप एसोसिएट्स होते हैं और 44 ब्रांचेज हैं इनकी, और ये 100% सब्सिडरी ऑफ LIC हाउसिंग। ठीक है, तो 44 ब्रांचेज हैं LIC हाउसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो कि 100% सब्सिडरी ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, सेल करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें सबसे बड़ा हाथ इनकी पेरेंट कंपनी LIC का है। अगर हम टिकट साइज की बात करते हैं और ये लोग किनको लोन्स बांटते हैं वो भी आप देख सकते हैं, कस्टमर टाइप। तो मेजरली ये कंपनी सैलरीड क्लास को लोन्स बांटती है, जो कि काफ़ी प्रिफर्ड रहता है क्योंकि उसमें बहुत कम NPA का खतरा होता है। तो 85% इसमें से सैलरीड हैं और केवल 15% ही बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि सैलरीड क्लास में आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आपका लोन वापस आ जाएगा और इनमें NPS की चिंता बहुत कम होती है। अगर हम टिकट साइज की बात करते हैं तो इनका टिकट साइज अप्रॉक्सीमेटली 23-24 लाख के बीच में है, यानी कि हर एक कस्टमर को ये अप्रॉक्सीमेटली 23-24 लाख रुपए जैसे लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग में ये कंपनी की रीच काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम ओरिजिनेशन बाय सोर्स की बात करते हैं तो ये डिफरेंट तरीके हैं कि जहाँ से ये लोग होम लोन एजेंट्स, DSA से CRA डायरेक्ट कि कहाँ से कितना ज़्यादा वो आ रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज होम लोन एजेंट्स का है, और होम लोन एजेंट्स कौन है? जो LIC के एजेंट्स है। तो बेसिकली जो LIC के एजेंट्स है वही इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी मार्केट कर रहे हैं, यानी कि वही लोन भी बेच रहे हैं, क्योंकि उस पर उनको कमीशन मिल जाता है। और LIC एजेंट्स आप जानते हैं कि हर शहर में कितने सारे हैं और इसकी वजह से इनकी रीच बहुत ही अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं टॉप 7 सिटीज में इनके 57% ऑफिसेज हैं, अदर्स में 85 ऑफिसेज 43%। तो टॉप 7 सिटीज में इनकी रीच बहुत अच्छी है। लोन बुक कंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये लोग जो लोन दे रहे हैं वो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो जो लोन दिए जा रहे हैं वो बेसिकली रिटेल होम लोन्स दिए जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हालांकि ये इनकी परसेंटेज ऑफ होम लोन्स धीरे धीरे थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, और अगर हम बात करते हैं पिछले FY16 तक तो इनकी जो होम लोन की परसेंटेज थी वो 88 थी, तो ये रिड्यूस हुआ है। FY16 में 88% थी
जबकि ये शेयर बहुत अच्छा कर रहा था, और FY19 में ये 77% है। अब ये समझते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली जो हम रिटेल को देते हैं, यानी कि मतलब जो नॉर्मल रिटेल ग्राहक को लोन दिया जाता है उस पर एनपीए कम होता है, यानी कि आपके और मेरे जैसे ग्राहक वो लोग एनपीएस कम करते हैं जो सैलरीड क्लास होते हैं। सबसे ज़्यादा जो एनपीएस की डिफिकल्टी आती है वो डेवलपर लोन्स में आती है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं उनको बड़े अमाउंट के लोन्स लेते हैं और वो फिर या तो उनमें कुछ गड़बड़ घोटाला करते हैं, नहीं तो वो लोग पेमेंट में भी देरी करते हैं। तो जो डेवलपर लोन्स होते हैं वो कम से कम होने चाहिए, और क्योंकि ये धीरे धीरे इनके डेवलपर लोन्स बढ़े हैं तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव है। साथ ही साथ कंपनी ने कुछ रिटेलर्स को लोन दिया है जिसको एलएपी कहते हैं, यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको या तो कंस्ट्रक्शन करनी है और या आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके अगेंस्ट ही लोन। तो ये वाले लोन्स भी कंपनी अब बांट रही है और उसमें 16% की हिस्सेदारी है। लेकिन जो बेस्ट लोन्स माने जाते हैं वो होते हैं रिटेल होम लोन्स। इसमें कंपनी की हिस्सेदारी गिर रही है, जो कि एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए, और इसी वजह से हमने देखा है स्टॉक प्राइस में काफी तगड़ा हिट लगा है। हम पोर्टफोलियो साइज देख सकते हैं कंपनी का 2,05,000 करोड़ के लोन्स इन्होंने बांटे हुए हैं एज ऑन डेट 31/12/2019 को। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा इनका पोर्टफोलियो साइज है। अगर हम बात करते हैं इनकी लायबिलिटी प्रोफाइल मतलब ये लोग पैसा कहाँ से लाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कि आप पैसा कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं और उसकी मैच्योरिटी कब है। क्योंकि हमने देखा जब से IL&FS का क्राइसिस हुआ है तो NBFC को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई थी शॉर्ट टर्म पैसा जुटाने में, जिसको हमने कहा था NBFC का लिक्विडिटी क्रंच। तो इसी वजह से आया था क्योंकि आपने डिफरेंट सोर्सेज से पैसा उठाया है और आपने होम लोन तो दिया है 20 साल के लिए, लेकिन जो आपकी मैच्योरिटी है जहां से आपने पैसा लिया है वहां पे मैच्योरिटी केवल 3 साल की है। इसी वजह से प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें ये लोन वापस करना होगा 3 साल के बाद, लेकिन हमारे पैसे तो 20 साल में वापस आएंगे। तो हम देख सकते हैं बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से इन्होंने 8% लिया है, एनसीडी से 8% लिया है, नेशनल हाउसिंग बैंक से 7.5% के करीब लिया है, बॉन्ड्स से लिया है करीब 9% के करीब, कमर्शियल पेपर से लिया है 7% के करीब और डिपॉजिट से 8%। तो टोटल इस तरह से इनका जो यह हम देख सकते हैं इनकी एवरेज कॉस्ट आती है करीब 8.22%। इनकी जो टोटल बोरोइंग्स है वो आप लोग देख सकते हैं 1,84,966, तो करीब 1,85,000 करोड़ की इनकी टोटल बोरोइंग्स है। उसमें से एनसीडीज के जरिए 68%, बैंक्स के जरिए 19%, डिपॉजिट्स 6%, कमर्शियल पेपर 5%, सब डेट 1% और नेशनल हाउसिंग बैंक से 1%। तो सबसे ज्यादा इन्होंने पैसा जो इकट्ठा करा है वो एनसीडीज से इकट्ठा करा है। अब हम देखते हैं कि साल दर साल इनकी किस तरह से लायबिलिटी मिक्स चेंज हुआ है, यानी कि किस तरह से ये पैसे जुटाने की जहां से ये पैसे जुटा रहे हैं वो सोर्सेस चेंज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि FY17 में सबसे ज्यादा पैसा एनसीडी से जुटाते थे और एनसीडी से ही करीब ये 75 to 80% पैसा जुटाते थे, लेकिन ये अब घट के अप्रोक्सीमेटली 68% रह गया है और बैंक्स का पोर्शन यहाँ पे बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं बैंक्स का पोर्शन यहाँ पे सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। ये लायबिलिटी मिक्स किस तरह से इनकी चेंज हो रही है, पैसे कहाँ से ले रहे हैं, वो हम चीज़ देख सकते हैं। लेकिन हम इससे एक फ़ायदा ये भी लगा सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड्स इनकी कम हो रही हैं, क्योंकि इकोनॉमी में ब्याज दरें घट रही हैं। तो इनकी कॉस्ट ऑफ फंड जो कि 3 साल पहले 8.6% के करीब थी, अब वो 8.2% के करीब आती है। यानी कि ये जो पैसा उठा रहे हैं उस पर ये 8.2% के रेट से ब्याज दे रहे हैं एवरेज। अब हम बात करते हैं यील्ड एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 9 मंथ यानी कि पिछले साल ये लोग जो पैसा उठा रहे थे वो 8.45% पे उठा रहे थे और उसको आगे दे रहे थे 10.45% पे। अब ये पैसा उठा रहे हैं 8.22% पे और आगे दे रहे हैं 10.25% पे, यानी कि पहले ये 2% कमा पा रहे थे, अब ये अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स पे 2.03% कमा पा रहे हैं। तो भले ही ये कम ब्याज दरों पे पैसा दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कंपनी ज़्यादा यील्ड यानी कि ज़्यादा कमा पा रही है। अगर हम इनके एनपीएस की बात करते हैं तो जो इनके एनपीए के नंबर्स है वो करीब करीब जो लेटेस्ट हैं वो इनका ग्रॉस एनपीए है करीब 2.73 और ये सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर इनके जो ग्रॉस एनपीएस थे वो लास्ट ईयर थे 1.26% और इस साल ये बढ़ के हो गए हैं 2.73%।
अगर हम नेट एनपीएस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर थे ये 0.43% और जो अब बढ़ के हो गए ये हो गए 1.07%। लेकिन ये तो बात हुई हिस्ट्री यानी कि पुरानी। अब आप कहेंगे कि क्योंकि कोविड-19 की वजह से इनके एनपीएस तो बहुत बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे सैलरीड क्लास के ऊपर हिट लगेगा। तो सैलरीड क्लास के ऊपर हिट लगेगा, लेकिन इनके बहुत सारे कस्टमर्स एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरीज आती रहेंगी। बहुत सारे जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो आईटी सेक्टर से होते हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए अभी भी सैलरीज आ रही हैं। तो अभी भी इनके जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ये 85% तक लोन देते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनपीएस बढ़ने की उम्मीद नहीं करी जाती है। अगर हम पुरानी बात करते हैं दिसंबर 19 तक, तो आप देख सकते हैं इनके जो डिफ़ॉल्ट थे यानी कि जो एनपीए थे 2.73%, उसमें से 91 से भी ज़्यादा परसेंटेज स्टेज 1 में थे और स्टेज 2 में 5% और स्टेज 3 जो कि जहाँ पे असली डिफ़ॉल्ट माना जाता है वहाँ पे 2.73% थे। तो अगर हम बात करते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो सबसे पहले हमने देखा कि क्योंकि आईएलएफएस के इसके बाद काफ़ी लिक्विडिटी क्रंच था एनबीएफसीज के लिए, तो कंपनी ने रिसेंटली 19,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये पैसे कंपनी ने कमर्शियल पेपर और एनसीडीज के जरिए जुटाए हैं रिसेंटली ही। तो ये एक तो कंपनी की एबिलिटी बताता है कि कंपनी अपने पैसे अच्छे से जुटा सकती है मुश्किल समय में भी, क्योंकि जब मुश्किल समय था तब भी कंपनी ने रिसेंटली ही 19,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो इनका योगदान जाता है वो इनकी पेरेंटेज को जाता है, क्योंकि एलआईसी जो पेरेंट है इनका, उसका जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो आज की डेट में 30 लाख करोड़ का है। जो उनका एनुअल प्रॉफिट है वो 50,000 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं कि जो इनका पेरेंट है वो जितना इनका पूरा एयूएम है 2 लाख करोड़ का, उतना तो 4 साल में वो प्रॉफिट कर लेते हैं। तो अगर इनका सारा लोन भी डिफॉल्ट हो जाता है तो एलआईसी इनको बैक कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि इनके पास बहुत ही स्ट्रांग पेरेंटेज है, जो कि अगर किसी भी केस में ज़्यादा डिफॉल्ट्स होते हैं तो वो इनके पीछे खड़ा है। और ऐसे मुश्किल वक्त में हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। दूसरी बात जो हमने बात करी कि क्या इनकी भी लाइबिलिटी मिसमैच है, यानी कि इन लोगों ने भी शॉर्ट टर्म फंड्स लिए हुए हैं। हाँ, इन्होंने शॉर्ट टर्म फंड्स लिए हुए हैं और नेक्स्ट 3 इयर्स में कंपनी को करीब 38,000 करोड़ के पेमेंट्स वापस करने हैं, लेकिन उसके बदले कंपनी की जो फंड रेजिंग कैपेबिलिटी यानी कि पैसा उठाने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। हमने देखा रिसेंटली उन्होंने 19,000 करोड़ मार्केट से उठाए, और मार्केट से उठाए क्योंकि मार्केट को भी पता है कि इनके पीछे इनका पेरेंट खड़ा है जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये लोग पैसे उठा सकते हैं। हो सकता है कि इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन इन्हें कभी भी लिक्विडिटी क्रंच नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इनकी बिजनेस की, तो बिजनेस इनका काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि इनकी जो कस्टमर प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है। मैंने जैसे कि बात करा, अभी भी इनकी एसेट क्वालिटी इतनी वीक नहीं है और ये माना जा रहा है कि अभी भी सैलरीड क्लास पे बहुत तगड़ा हिट नहीं आएगा, स्पेशली जो आईटी सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि कुछ को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ मिलेंगी और कुछ लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी अभी तक आपकी सैलरीज रोकी नहीं है। स्पेशली आगे इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो जो राइज ऑफ पॉपुलेशन है, शिफ्ट टुवर्ड न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, गवर्नमेंट पुश है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, इन सब रीजंस की वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। अगर हम बात करते हैं इंडिया की एज डेमोग्राफी की, जो कि किसी भी हाउसिंग कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी है, इंडिया में अभी भी 60% लोग के पास अपना घर नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ा फिगर है। 60% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया स्टिल डू नॉट हैव अ होम, उनके पास अभी भी अपना घर नहीं है। और 85% हाउसेज इन इंडिया आर फाइनेंस्ड। तो आगे चल के हो सकता है इनके एनपीएस बढ़े, लेकिन जो इनका न्यू बिजनेस है उस पर हमें नहीं लगता अभी बहुत तगड़ा इफेक्ट आएगा, क्योंकि अभी भी घरों की काफ़ी डिमांड है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं उनमें थोड़ा क्रैश आए, उसके बाद डिमांड निकले। तो थोड़े लीन क्वार्टर हो सकते हैं, 1 या 2 लीन क्वार्टर हो सकते हैं, लेकिन तभी भी इनके जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड काफ़ी कम नहीं आएगी। स्पेशली जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इंटरेस्ट पे करीब 2.67 लाख की। उसके अंडर कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम करा है, करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पैसे दिए हैं। कंपनी ने करीब
8400 करोड़ रुपए इस स्कीम के अंडर बांटे हैं। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी रिडक्शन भी करा है जो कि हाउसिंग को वैसे भी पुश देगा। अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने 2020 में 2 नई स्कीम्स निकाली हैं, जहां पे कंपनी ने कहा है कि पहली स्कीम के अंडर जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन होम होंगे उसमें कस्टमर कैन ऑप्ट टू पे ओनली इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ऐसा मानिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन होम ले लेते हैं हम, तो वहां पे कंपनी कह रही है कि आपको जब तक घर का पोजेशन नहीं मिल जाता, ठीक है, या 48 महीने डेट ऑफ पोजेशन या 48 महीने जो भी कम है, तब तक आप केवल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, पे ओनली इंटरेस्ट। तो आपको अभी जो प्रिंसिपल है वो पे ही नहीं करना होगा, आपको केवल इंटरेस्ट पे करके आप हमसे लोन ले सकते हैं। जब आपको घर का पोजीशन मिल जाए या 48 मंथ 4 साल में जो भी डेट कम है, आप हमें उसके बाद ही अपना लोन रीपे कर सकते हैं प्रिंसिपल। एक दूसरा जो प्रोडक्ट निकाला है इन्होंने वो रेडी टू मूव इन यूनिट्स के लिए है। वहां पे प्रोविजन है कि आपको ईएमआई वेवर मिलेगा 6 महीने के लिए। तो 2 नए प्रोडक्ट्स निकाले हैं जिसकी वजह से इनकी डिमांड, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड या न्यू कस्टमर्स इनके साथ जुड़ते रहेंगे। 6 महीने के लिए आपको ईएमआई वेवर मिलेगा, आप रेडी टू मूव इन हाउस ले रहे हैं तब भी। तो ये सब बातें हैं जो कि इस कंपनी को अभी भी वेल प्लेस्ड बनाती हैं। हालांकि जो प्राइस डिस्ट्रक्शन आपने देखा है उसमें ज्यादातर चीजें नेगेटिव फैक्टर्ड इन है, लेकिन जो इस कंपनी के फेवर में बात करती है वो है इनकी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज जो कि LIC की है। हम देख सकते हैं कि ऊपर में ये स्टॉक करीब 800 रुपीज के करीब के हाईज बनाए थे इसने, और अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 260, तो स्टॉक 1/3 रह गया है। अगर हम इस स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करते हैं तो स्टॉक की बुक वैल्यू आती है 350 to 360। इस स्टॉक को आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं डिस्पाइट सारे नेगेटिव के। अगर ये स्टॉक आपको 190 से 150 जो कि इसका एक वैल्यू बाइंग जोन बनता है यहाँ मिलता है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जरूर एक बार निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये कंपनी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, बिकॉज इनकी फंड रेजिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं ऑन गवर्नमेंट हाउसिंग, काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होम लोन स्कीम्स, जैसे कि मैंने बताया 2 नई स्कीम्स, तो उस वजह से हमें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। अगर कुछ एस्टिमेट्स में आपको बताऊं तो जो इनके EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर, ये कंपनी कितने रुपए कमाएगी, तो जो एस्टिमेट्स हैं, हालांकि ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, आप ये मत समझिए कि इनमें कटौती नहीं हुई है। प्रीवियसली ये एस्टिमेट किया जा रहा था कि जो इनका EPS आएगा वो FY20 में आएगा करीब 53 रुपीज़, FY21 में आएगा करीब 63 रुपीज़ और FY22 में आएगा करीब 80 रुपीज़। अब इनको रिवाइज करके कर दिया है 50 रुपीज़, 48 रुपीज़ और 65 रुपीज़। तो ऐसे कुछ एस्टिमेट्स हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे इस कंपनी के लिए जो टारगेट्स दिए गए हैं वो 300 प्लस के दिए गए हैं। हालांकि स्टॉक टेक्निकली वीक है, इसलिए लगता है कि ये एक बार फिर से वैल्यू बाइंग जोन को टच करेगा। रिसेंटली इसने करा था यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे आता है 190 से 150 के जोन में तो आप इसमें जरूर एक बार खरीदारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं FY22 यानी कि 1 साल की फॉरवर्ड अर्निंग पे अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं अराउंड 190 के लेवल्स पे, और इसका जो PE होगा केवल 3 के मल्टीपल पे आपको ये शेयर मिल रहा है। अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 350 से 360 की बुक वैल्यू है, 190 पे ये इसको 0.5 टाइम्स यानी कि अपनी आधी बुक वैल्यू पे शेयर मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं कुछ अच्छे बड़े नामों के लिए, तो बजाज फाइनेंस आफ्टर 5000 से 2000 के करेक्शन के बाद भी वो अपनी बुक वैल्यू से करीब 2.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो रिलेटिवली ये स्टॉक चीप लगता है, सारे जो नेगेटिव्स हैं वो फैक्टर्ड इन लगते हैं, तो इसमें आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस जोन का ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।